गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। नौ भारत सुबह के 7 बज चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यूपी की सियासत की। बड़ी खबर यह है कि चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से ही बीजेपी अपने तमाम प्रत्याशियों पर मंथन करना शुरू कर चुकी है। और जो अभी बड़ी खबर आ रही है, पार्टी ने कई नाम घोषित भी कर दिए हैं। इस बीच कई संभावित नाम भी सामने आए हैं। टाइम्स नाउ भारत के पास यूपी के बीजेपी उम्मीदवारों की एक संभावित लिस्ट है। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं 40 से ज्यादा नामों पर पार्टी की ओर से ऐलान किया जाएगा। हालांकि लिस्ट पर आधिकारिक मुहर लगना अभी बाकी है। तो 40 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका नाम लगभग भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए फाइनल कर चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। सीट की बात करें और प्रत्याशियों की, तो सिकंदरा राव वीरेंद्र राणा, सादाबाद से रामवीर उपाध्याय, हाथरस से अंजुला मौहर को बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके अलावा अगर बाकी सीटों की बात करें तो बाकी सीटों में सबसे संभावित ये सीट मैं आपको बता रहा हूं, संभावित नाम है। छिबराव से अर्चना पांडे, जलेसर से संजीव कुमार, एटा से विपिन वर्मा, डेविड को सीट, इन सीटों पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं बीजेपी की 40 प्रत्याशियों की जो लिस्ट हमारे पास है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि ये सभी संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। और यूपी में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही बीजेपी लगातार प्रत्याशियों की लिस्ट पर काम कर रही है। मैनपुरी किस्ती से प्रियंजन दिवाकर, महोबा से राकेश गोस्वामी और घाटमपुर से उपेंद्र पासवान संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा भोजपुर से नागेंद्र सिंह, हमीरपुर से बाबूराम निषाद, अमृतपुर से सुशील शाक्य, ये वो लोग हैं जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इटावा सदर की बात करें तो सरता भदौरिया, महोबा राकेश गोस्वामी, बबीना से राजीव परीक्षा, फिरोजाबाद से मनीष असीजा, आर्यनगर से सुरेश अवस्थी, कल्याणपुर से नीलिमा कटियार, बिठूर से अभिजीत सागा, छावनी से रघुनंदन सिंह भदौरिया, किदवई नगर से महेश त्रिवेदी, ये वो संभावित नाम हैं जो इस बार विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को मैदान में उतार सकती है। हालांकि अभी औपचारिक रूप से ये पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि ये संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा कालपी से संतराम सेंगर, सीसामऊ से सलील बिश्नोई, फर्रुखाबाद से मेजर सुनील दत्त, बेल्हौर से राहुल बच्चा सोनकर, भोजपुर अहम सीट है, यहां से नागेंद्र सिंह राठौर, तिरवा से कैलाश राजपूत, दिबियापुर से लाखन सिंह राजपूत, भोगांव से राम नरेश, भरथना से डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर, रसूलाबाद से पूनम शंखवार, झांसी सदर सीट से रवि शर्मा और मऊरानीपुर से प्रागीलाल अहिरवार को बीजेपी टिकट दे सकती है। गरौठा की बात करें तो जवाहरलाल राजपूत, अकबरपुर रनिया से प्रतिभा शुक्ला, कन्नौज अहम सीट है, असीम अरुण को वहां से बीजेपी प्रत्याशी बना सकती है। सिरसागंज की बात करें तो हरिओम यादव, कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी, मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह, अलीगंज से सत्यपाल सिंह राठौर और करहल से संजीव यादव को बीजेपी अपना संभावित उम्मीदवार बना सकती है। इन लोगों को बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों में लड़ा सकती है। और अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में भी बीजेपी की ओर से कई नामों पर मुहर लगने वाली है। पार्टी के कुछ संभावित नाम सामने आए हैं। टाइम्स नाउ भारत पर 13 प्रत्याशियों की संभावित लिस्ट मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं नामों पर पार्टी आलाकमान मुहर लगाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूपी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए करीब 13 प्रत्याशियों की संभावित लिस्ट जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं नामों पर पार्टी आलाकमान, बीजेपी का जो चुनाव समिति है, इस पर मुहर लगा सकती है। अगर उन संभावित नामों की बात करें, वो 13 प्रत्याशी कौन है जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के, तो मोगा से हरजोत कमल सिटिंग एमएलए हैं, इन्हें बीजेपी मैदान में उतार सकती है। सुजानपुर से दिनेश, ये भी सिटिंग एमएलए हैं। अबोहर से अरुण नारंग, ये भी पहले से ही यहां विधायक हैं। जालंधर मनोरंजन कालिया पूर्व मंत्री रह चुके हैं। पठानकोट सीट की बात करें तो अश्विनी शर्मा, फजिल्का से सुरजीत क्यानी, फिरोजपुर से राणा गुरमीत सोढ़ी, होशियारपुर की बात करें तो तीक्ष्ण सूद और दसुआ जो सीट है वहां से रघुनाथ राणा संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 13 प्रत्याशियों के नाम पर लगभग रजामंदी आलाकमान बना चुका है। इसके अलावा खन्ना की बात करें तो गुरप्रीत भट्टी, जालंधर वेस्ट की बात करें सीट की तो महेंद्र भगत बड़े उम्मीदवार हैं। फतेहगढ़ साहिब से दीदार सिंह भट्टी को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। लुधियाना सेंट्रल की बात करें, यह भी बहुत अहम सीट है, कांग्रेस बहुत मजबूत है इन सीटों पर। यहां से गुरदेव शर्मा संभावित प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं।
तो बड़ी सियासी और चुनावी खबरों के बाद अब 1 मिनट के भीतर समझिए आपके देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कोविड की। देश में कोरोना के मामलों में फिर तेजी देखने को मिल रही है। बुधवार को पिछले 24 घंटों में 2,82,970 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 441 लोगों की जान चली गई। इसी बीच कोरोना को लेकर एसबीआई ने अपनी एक रिसर्च में बड़ा दावा किया है। एसबीआई के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर के अंत की शुरुआत इसी हफ्ते ही हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वैक्सीन देने के अभियान की वजह से कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा लंबी नहीं चली। वहीं ओमिक्रॉन के मामले भी बहुत तेजी से नहीं बढ़े। गौरतलब है कि देश में 29 दिसंबर 2021 से कोरोना के मामलों में तेजी आने लगी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए तमाम प्रयास केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं। देश में अब तक पूरी तरह से 64% वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं कम से कम पहली डोज 89% जनता को लग चुकी है। पिछले एक हफ्ते में देश में औसतन हर दिन 70 लाख वैक्सीन लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में नए मामलों में ग्रामीण जिलों से 32.6% केस आ रहे हैं। और अगर दिल्ली और मुंबई की बात करें तो यहां कोविड के मामलों में कमी जरूर देखने को मिली है। क्या यहां कोरोना का पीक निकल गया है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? 1 मिनट के भीतर ये पूरा मामला समझिए। दिल्ली और मुंबई कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित रहा है। मुंबई में मंगलवार के मुकाबले बुधवार को कोरोना केस में कमी आई है, तो वहीं दिल्ली में संक्रमण में मंगलवार के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज हुई है। देश की राजधानी में पिछले 24 घंटे में 13,785 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 35 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण दर 23.86% दर्ज की गई है। दिल्ली में इस समय 75,282 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली में 13 जनवरी को 28,867 नए मामले सामने आए थे, जो महामारी शुरू होने के बाद से अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमण की दर था। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 6,032 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में मंगलवार को 6,149 मामले की पुष्टि हुई थी। मुंबई में कोरोना की मौजूदा तीसरी लहर में सबसे अधिक केस 7 जनवरी को 20,971 आए थे। वहीं दूसरी लहर में पिछले साल 3 अप्रैल को सबसे अधिक 11,573 मामलों की पुष्टि हुई थी। और ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन का कहर खत्म हो चुका है। मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। अब जल्द ही ब्रिटेन की सरकार पाबंदियां हटा सकती है। 1 मिनट के भीतर समझिए कि ब्रिटेन में क्या हालात हैं। ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से आई कोरोना की लहर अब थमती दिख रही है। यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 94,000 नए केस सामने आए हैं, जो कि 29 दिसंबर को मिले कोरोना के 2,46,000 मामलों से 2.5 गुना कम है। इतना ही नहीं, कोरोना के रोजाना के केस लगातार घट रहे हैं। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने अब ओमाइक्रॉन के लहर के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद इससे जुड़ा ऐलान किए हैं। ब्रिटेन में 60 साल से ऊपर के 90% से ज्यादा लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज लग चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रिटेन में ओमाइक्रॉन की लहर का पीक अब जा चुका है, इसलिए उनकी सरकार डेटा के तहत अब प्रतिबंधों को हटाने जा रही है। 27 जनवरी से नागरिकों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, यानी अब किसी काम से घर से बाहर निकलने वालों को कोविड पास की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा लोगों के लिए अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के नियम भी खत्म हो जाएंगे। हालांकि सरकार अभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क की अनिवार्यता जारी रख सकती है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर योजना का आगाज करने जा रहे हैं। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव का आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्थान और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय मिलकर कर रहा है। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी इस आयोजन में शामिल होंगे। इस दौरान प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई समेत देश की कई जानी मानी हस्तियां अपने विचार महोत्सव में साझा करेंगी। संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले 7 अभियानों को हरी झंडी दिखाएंगे, जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से चलाए जा रहे हैं।
इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान के आबू रोड के डायमंड हॉल में तैयारियां पूरी हो चुकी है। और पंजाब में विधानसभा जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज चंडीगढ़ में 2 दिन के दौरे पर अरविंद केजरीवाल रहेंगे। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर समझिए। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं। आज से केजरीवाल 2 दिन के चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे और आप के नेताओं से चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। आपने पंजाब में सीएम पद के प्रत्याशी का नाम का भी ऐलान कर दिया है। भगवंत मान पंजाब में आपके सीएम का चेहरा है। पंजाब में आप और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आम आदमी नहीं बल्कि बेईमान आदमी हैं। केजरीवाल ने चन्नी के रिश्तेदारों के परिसरों पर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस नेता को घेरने की कोशिश की है। केजरीवाल ने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब ईडी ने बालू माफिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत चन्नी के रिश्तेदार से जुड़े परिसरों पर छापा मारा है। वहीं चन्नी छापेमारी की कार्रवाई को मोदी सरकार पर बदले की भावना से की गई कार्रवाई की बात कह रहे हैं। पंजाब में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और यूपी की सियासत में हलचल लगातार तेज होती जा रही है। अखिलेश यादव ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन वो किस सीट से लड़ेंगे इसे लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 1 मिनट के भीतर ये पूरी खबर समझिए। अखिलेश यादव ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। आजमगढ़, कन्नौज और संभल की किसी सीट से अखिलेश चुनावी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन कहां से आजमाएंगे इस पर कयासों का दौर जारी है। खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाना चाहते हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की कहानी में एक ट्विस्ट और है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वे संभल के गुन्नौर से भी किस्मत आजमा सकते हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के पत्रकारों के सवाल के जवाब में ये भी कहा था कि मैं बाबा से पहले चुनाव लड़ सकता हूं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 3 मार्च को मतदान होना है, जबकि गुन्नौर में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अखिलेश यादव के खुद के बयान के हिसाब से तो गुन्नौर से चुनाव लड़ने की बात सच लगती है। और उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस आज मुमकिन है कि संभावित उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दे। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जी जान से जुटी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी आज उत्तराखंड के लिए उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। 70 विधानसभा सीटों में से करीब 40 नाम पार्टी ने फाइनल कर लिए हैं। कई दिनों तक स्क्रीनिंग कमेटी की मैराथन बैठकों के बाद पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। आज शाम दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक में पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पहले कांग्रेस दिसंबर के अंत तक पहली लिस्ट जारी करने का दावा कर रही थी। इसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते में अब 13 जनवरी से कांग्रेस के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी के साथ अब तक विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन अंतिम नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस में 40 सीटों पर पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कैंप के बीच सहमति बन गई है। और मध्य प्रदेश के रतलाम में हिंदू परिवार पलायन क्यों कर रहे हैं, पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। मध्य प्रदेश का सुराना गांव, और इस गांव में बने घरों के दरवाजों पर लाख रंग से लिखा हुआ ये संदेश, ये तस्वीर अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि किस तरह इस गांव में रहने वाले हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये तस्वीर अपने आप में इस बात की गवाह है कि कैसे जिस सुराना गांव में रहने वाले हिंदू एक वक्त पर खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब उनके अंदर असुरक्षा का भाव आ गया है। असुरक्षा का भाव भी ऐसा कि वो अपने घरों को छोड़कर और बेचकर अपने ही गांव से पलायन करने को मजबूर है। शांति बहाली वहाँ पे नहीं अगर नहीं होती है
तो हम 3 दिन में मतलब गांव खाली करने के लिए विवश हैं। गांव में तनाव की खबरें जब सरकार के मंत्रियों तक पहुंची तो उन्होंने खुद इस मामले का संज्ञान लिया और कहा कि सुराना को कैराना नहीं बनने देंगे। कोई भय का वातावरण कहीं नहीं फैला सकता। ये हमारी चिंता का विषय, हमारी गारंटी का विषय है। और बात अब राजस्थान की करते हैं। गहलोत सरकार की जो कर्ज माफी योजना है सिर्फ वो दस्तावेजों में और कागज पर है। खबर यह है कि 7 लाख का लोन एक किसान ने लिया था, जिसके बाद सरकार ने उसकी जमीन नीलाम कर दी। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर समझिए। दौसा के इस किसान परिवार की जमीन नीलाम हो गई। दर दर की ठोकरें खाने के अलावा इनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। ये कहते हैं कि इनके पास विकल्प है तो सिर्फ आत्महत्या का। हमारी जमीन की आज तहसील में नीलामी करने के लिए बोल रहा था। हमें इस चुकाने में असमर्थ है। हम कहाँ पर जाएंगे? हमारी नीलामी हो जाएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। परिवार मजबूर है। उसके सामने चुनौती है कि बिना जमीन वो परिवार का पालन पोषण कैसे करे। हमारी स्थिति बिल्कुल डाउन है। हमारे से अभी की टाइम पे प्रेजेंट में नहीं लग रहा है। हम मौका भी मांगा था, मौका नहीं दिया हमारे को और अभी लग नहीं पा रहा है साहब। किसानों की कर्ज माफी का वादा चुनाव के दौरान हर पार्टी करती है। हर भाषण में किसान के विकास का जिक्र होता है, लेकिन हकीकत वाकई दर्दनाक है। और असम और मेघालय का सीमा विवाद जल्द खत्म हो सकता है, सुलझ सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद जल्दी ही सुलझने के आसार है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा इस सिलसिले में आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दोनों राज्यों के सीएम सीमा विवाद को सुलझाने का प्रस्ताव रखेंगे। संगमा के मुताबिक दोनों राज्य सीमा विवाद को सुलझाने के लिए राजी हो गए हैं। इसके लिए गांव, नदियों और वनों समेत प्राकृतिक सीमाओं की पहचान कर ली गई है। विवाद वाले स्थानों पर 36 गांव हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 36.79 वर्ग किलोमीटर है। संगमा ने कहा है कि सीमा विवाद पिछले 50 वर्षों से जारी है और इसका हल निकालना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन दोनों राज्यों की कोशिशों के चलते हम एक समाधान के करीब पहुंचे हैं। मेघालय की तरह ही असम ने भी विवादित सीमा के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया था और इससे पहले असम के सीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर राज्य के सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर सीमा विवाद मुद्दे को सुलझाने पर सहमति ली थी। और एयर इंडिया ने अमेरिका जाने वाली अपनी तमाम उड़ानों को रद्द कर दिया है। उसकी वजह है अमेरिकी एयरपोर्ट पर लगा 5G इंटरनेट का कनेक्शन। बाकी डिटेल्स इस रिपोर्ट में समझिए। भारत ने अमेरिका जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। एयर इंडिया ने यह फैसला अमेरिका के एयरपोर्ट पर 5G इंटरनेट सेवा को लेकर ली है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के एयरपोर्ट पर बुधवार से 5G सेवाएं शुरू की गई है। एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि अमेरिका में 5G टेक्नोलॉजी लागू होने की वजह से विमान के इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम को लैंडिंग मोड में जाने से रुकावट पैदा होती है। एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि स्थानीय सरकार पूरे देश में 5G लगाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट को 5G की रेंज से दूर रखा जाए ताकि विमानों को लैंडिंग में कोई परेशानी न हो। इसके बारे में एविएशन रेगुलेटर ने FAA को पत्र लिखकर चिंता भी जताई है। यूएस आधारित एयरलाइंस ग्रुप ने भी एक लेटर लिखकर कहा है कि 5G की वजह से भयंकर विमानन संकट आ सकता है। इस ग्रुप में यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस शामिल है। 5G के सी बैंड से प्रभावित होने वाले 88 एयरपोर्ट में से 48 के पास ही नई तकनीक है। और मशहूर सिंगर लता मंगेशकर कोविड से धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। देश भर से उनके लिए दुआएं हो रही हैं। उनकी हालत कैसी है, तबीयत कैसी है, 1 मिनट के अंदर ये अपडेट लीजिए। स्वर कोकिला के चाहने वालों के लिए, उनके शुभचिंतकों के लिए, सिनेमा के संसार के लिए मुंबई के अस्पताल से अच्छी और राहत देने वाली खबर आई है। लता जी की तबीयत में सुधार हो रही है। करोड़ों लोगों की दुआएं असर कर रही है। लता दीदी कोरोना को मात दे रही हैं। वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिकवर हो रही हैं।
लता मंगेशकर की प्रवक्ता ने महान गायिका की तबीयत को लेकर देश दुनिया को जानकारी दी है। अनुषा श्रीनिवासन अय्यर ने एक बयान जारी कर कहा है, लता जी की हालत स्थिर है, डॉक्टरों की सहमति के बाद वो घर आ जाएंगी। इस सूचना के बाद ही लता जी के करोड़ों फैंस ने राहत की सांस ली। लता जी जल्द ही कोरोना को मात देकर सेहतमंद होकर घर लौट आएंगी। शिवानी मिश्रा, मुंबई, टाइम्स नाउ नवभारत। रुक करते राजस्थान का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के दौसा में रामगढ़ पचवारा में किसान की जमीन नीलामी मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। रात को किसान नेता राकेश टिकैत दौसा पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। हालांकि राकेश टिकैत को पीड़ित किसान का परिवार नहीं मिला। ऐसे में आज टिकैत मृतक किसान कजोड़ मीणा के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं, साथ ही अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करेंगे। टिकैत ने किसान की जमीनी नीलामी प्रक्रिया को अवैध बताते हुए कहा कि जिन अधिकारियों ने नीलामी की प्रक्रिया अपनाई थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और कार्रवाई की जाए। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कैराना से आई हिंदुओं के लिए जो खबर है वो आपको बताएंगे, लेकिन अभी राजस्थान के दौसा में 7 लाख रुपए का कर्ज लेने की वजह से एक किसान की जमीन को नीलाम कर दिया गया, जिसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, ये मामला बड़ा होता जा रहा है। और राकेश टिकैत उस परिवार से मिलने पहुंचे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद अब खबर आ रही कि आज राकेश टिकैत मृतक किसान कजोड़ मीणा के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं, साथ ही साथ उन अधिकारियों से भी मिलेंगे जो इस नीलामी की प्रक्रिया में शामिल थे। साथ ही साथ राकेश टिकैत ने यह मांग की है कि इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि जो नीलामी प्रक्रिया है वो अवैध है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के दौसा में रामगढ़ पचवारा में किसान की जमीन नीलामी मामला बड़ा होता जा रहा है, विवाद बढ़ता जा रहा है। रात को किसान नेता राकेश टिकैत दौसा पहुंचे और इस पूरे मामले की जानकारी ली। हालांकि किसानों से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है जिस किसान की जमीन को नीलाम किया गया। और आज खबर ऐसी आ रही है कि राकेश टिकैत उन अधिकारियों से मिल सकते हैं जिन्होंने उस किसान की जमीन को नीलाम किया था। उन्होंने कहा कि यह अवैध है। और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, खबरें लगातार जारी हैं।